हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लूसेंट की पॉलिटी डिस्कस करने वाले 20वें नंबर का टॉपिक। इसके पहले लूसेंट में जो भी लिख रखा है इंडियन पॉलिटी से वो हमने डिस्कस कर दिए। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यायपालिका को डिस्कस करने वाले हैं और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं नए नए वीडियो जब डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप देख पाएंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से पढ़ने में मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं न्यायपालिका के बारे में। क्या होता है न्यायपालिका? संविधान डिस्कस कर रहे हैं, न्यायपालिका में पहुंचे। तो न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा करता है। जो कानून के शासन है उसकी रक्षा करता है, कानून के शासन की रक्षा करता है और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है कि कानून ही सर्वोच्च है। कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को कानून के अनुसार हल करता है और सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले, उसकी प्रमुख भूमिका है, यानी उसको रोकता है, उसकी रक्षा करता है। तो न्यायपालिका समझ में आ गया क्या होता है। अब देखिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। न्यायपालिका आपको समझ में आ गया। किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमने पढ़े हैं ये वाली बात। और न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो उसके अधीन विभिन्न न्यायालय कोर्ट आते हैं। तो अब देखिए हम बुक से पढ़ने वाले, बुक से पढ़ेंगे कि समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में शक्ति विभाजन नहीं होती। न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन नहीं होता। भारतीय न्यायिक प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिला न्यायालय, छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों का उच्च न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों का उच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऊपर सबसे ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सबसे ऊंचा हो गया एक सर्वोच्च न्यायालय। अपने अपने राज्यों में एक एक न्यायालय है और अपने राज्यों के जिले में जितने जिले हैं वहां एक जिला न्यायालय है। समझ में आया? ऐसा है। तो ये यहाँ पे सामने का था, तो इसको समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करने वाले हैं हम। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं इसको क्योंकि ऊंचा है। सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है ना। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी ये भाग 5 में दिया हुआ है। भाग 5 अध्याय 4 भाग 5 अध्याय 4 के तहत इसकी स्थापना की गई है ना। और ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 224 से 147 तक दिया हुआ है। 224 से 147 तक इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। भाग 5 अध्याय 4 124 से 147। भाग 5 संघ पढ़ रहे हैं अभी, तो संघ की बात हो रही है। तो भाग 5 124 से 147 तक इसका उल्लेख मिलता है। तो अब हम यहां से डिस्कस करेंगे लूसेंट की बुक में जो लिख रखा है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है। इकहरी का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे इकहरी का मतलब भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है, सिंगल है, एक परत वाली है। इसका हिंदी में अगर मतलब देखोगे आप, एकरी का सिंगल है। सिंगल, सर्वोच्च न्यायालय सिंगल है कि नहीं? भारत की न्यायिक व्यवस्था सिंगल है, तो सिंगल है, एक परत वाली है, सिंगल है, इसका मतलब होता है। और एकीकृत है। एकीकृत का मतलब अखंड है, अखंड बोल सकते हैं, अखंड है। तो एकीकृत है और अखंड है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर, जिसके सबसे ऊंचा शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, आप तो जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिकता, शक्तियों के विनियमन यानी नियंत्रण, शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति, विनियमन से संबंधित विधि निर्माण
विधि निर्माण, मान लो इसमें कुछ विधि बनाना है, विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। इसका मतलब इसमें भी कोई हेर फेर करना है तो इसकी भी शक्ति भारतीय संसद के पास है, भारतीय संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में लिख रखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 124 में लिख रखा है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था दोस्तों? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी की बात है। 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो गया था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था दिल्ली में। 28 जनवरी 1950 तारीख आ सकती है, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसके पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 जब ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में शासन था, भारत की संघीय अदालत के रूप में स्थापना की गई थी। भारत की संघीय अदालत के रूप में स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। लेकिन बात करेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना स्वतंत्रता के बाद 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई थी। इतना याद रख लो, यह अनुच्छेद याद रखो। 124 से शुरू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां पे न्यायाधीशों की संख्या जो है पहले कितनी थी, पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन संशोधन विधेयक पारित किया गया 2019 में। 2019 में एक संशोधन विधेयक पारित करने के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होएगा, एक मुख्य न्यायाधीश होएगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। कहने का मतलब है ये जो एक होएगा ये मुख्य होएगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 जो होगा वो अन्य न्यायाधीश होंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले 30+1 था, पहले 30+1 था, अभी 33+1 हो गया है। 2019 में एक संशोधन करें इन लोगों ने, 2000 इसमें एक संशोधन करने के बाद इनने दिमाग लगाया अपना, और उसके बाद क्या हुआ था, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 थी प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, है ना। लेकिन जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल के निर्णय थे, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद इसकी संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई है। इसका मतलब 34 हो गई है। 33 + 1 = 34 हो गई है, 34 हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 33 + 1, 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, एक मेन वाला होगा तो मुख्य न्यायाधीश होगा, = 34। 2019 में हुआ था ऐसा, उसके पहले 30 थी। तो वर्तमान में कितनी है पूछेगा? 33 + 1 34। समझ आ गया? अब देखो यहां पे एक नोट लिख रखा है, उसमें बताया गया है कब कब बढ़ाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था मूल्यता की गई थी। जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस टाइम पे 8 न्यायाधीश थे, मात्र 8 थे, 8 + 1 9 थे मात्र। जब संविधान यानी मूल संविधान में 8 + 1 9 थे। उसके बाद काम बढ़ने लगा और दबाव भी बढ़ने लगा इनके ऊपर। काम यानी बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में, काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। पहले 8 थी, 1956 में 11 कर दी गई। तदुपरांत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 कर दी गई, है ना। 8 थी, फिर 11 हुई, फिर 1960 में 14 हो गई और 78 में 18 हुई, 78 में फिर बढ़ाए 18 हो गई और 86 में 26 हो गई, 2019 में 31 हो गई, 2009 में 31 हो गई और 2019 में 33 हो गई। तो वर्तमान में 33 + 1 = 34 है। याद रखें इसको, बस आगे चलेंगे हम। अब बात करते हैं, देखो यहां से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिख रखा है यहाँ पे कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श कर सकती है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह किसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की परामर्श कर सकती है। परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। एक बात जानकारी के लिए समझना है यहां पे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीश जो 33 बच गए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है, यह बात बताई गई है। यहां पे बात समझने वाली बात है। वह चाहे जो सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्चतम, वह चाहे सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के परामर्श कर सकता है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हाई कोर्ट होता है जिलों में, हाई कोर्ट के जज, जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राज्यपाल मत लगा देना आप लोग, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जबकि उस राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। मान लो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कोई मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उस राज्य का राज्यपाल यानी मध्य प्रदेश का राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आता है, इसलिए याद रखना है। तो ये समझ में आ गया कि यहां तक कुछ नहीं है। 24 का 2 में लिख रखा है, नियुक्ति वाली बात 124 के 2 में लिख रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम कोई नहीं है कि इतने के बाद बनेगा, है ना, लेकिन एक बार नियुक्ति होने के बाद वह अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा रखी गई है। 65 वर्ष का होएगा, फिर रिटायर हो जाएगा, घर में रहेगा, है ना। तो 65 वर्ष है रिटायरमेंट किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। इसको याद रख लो। बनने की सीमा कोई डिसाइड नहीं की गई है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की गई है ना, 35 साल के बाद बना सकते हैं करके, चुनाव लड़ सकता है, वैसे इसका कोई रोल नहीं है। इसमें 65 वर्ष में रिटायर की बात की गई है, बस इतना याद रखो, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद व गोपनीयता की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की और गोपनीयता, ये गोपनीयता आता है, गोपनीयता। तो ये गोपनीयता का मतलब ये संविधान में उल्लेख किया गया, ऐसा अलग ले जाके अकेले में नहीं बोलते कि ले ले शपथ करके, ऐसा नहीं है। गोपनीयता संविधान में उल्लेख किया गया है। गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, सामने खड़े होके, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये पूरे पैराग्राफ यहां से जितना ही बताया मैंने याद रखना है और समझना है। समझ बनना चाहिए, समझ में एक बार आ गया तो आपको याद रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में यहां दिया हुआ है, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या योग्यता है करके। तो देखो, भारत का नागरिक होना जरूरी है, सही बात है, भारत का नागरिक रहेगा जब ही बन पाएगा। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार, देखिए अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताओं को हम डिस्कस करते हैं। भारत का नागरिक हो, वह किसी भी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वक्त का अधिवक्ता हो, सरकारी वकील रह चुका हो, 10 वर्ष तक, या राष्ट्रपति की दृष्टि में या राष्ट्रपति की नजर में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। कानून की यानी राष्ट्रपति की नजर में कानून के उच्च कोटि का ज्ञाता हो, 1 नंबर नॉलेज है इसको करके, तो ना। तो ये समझना है, ये क्या योग्यताएं बताई गई है यहां पे, तो ये इसको याद रखना है क्या क्या योग्यता है। बहुत आसान है। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक और 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार सरकारी वकील और राष्ट्रपति की नजर में ज्ञाता। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते दिए रखे हैं यहां पे। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ है। 124 में तो सर्वोच्च न्यायालय होगा लिखा था, इसमें वेतन और भत्ते के बारे में दिया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। 2,80,000। अब वो ठीक है, ये चलो 2,80,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। और अन्य न्यायाधीश को देखो, मेन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो एक था प्लस 33 की बात हो रही है, 33 को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। 33 को अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। वेतन याद रख लो, पूछा जा सकता है। उसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं
जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी दिए जाते हैं, मोबाइल सब टेलीफोन आदि सुविधाएं भी मिलती है। उसके बाद देखो न्यायाधीशों का वेतन एवं उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं को उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। उसका कार्यकाल जो चल रहा है उसमें कम नहीं किया जा सकता, जो जो चीजें लिखी हुई है वो मिलेगी, ऐसी बात बताई गई है। सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के पेंशन, उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित किया गया है। जिस महीने वो रिटायर हो रहा है, जिस साल, मान लो 65 साल में रिटायर होने वाला है, 65 साल के जिस महीने में वो रिटायर होने वाला है, उस महीने में उसको जितनी भी पेमेंट मिलती है, उस पेमेंट की आधी उसको पेंशन के रूप में मिलेगी। ये निर्धारित किया गया है, आधी 50%। आगे चलते हैं इधर और क्या क्या लिखा है देखते हैं। पद विमुक्त यानी पद से हटाया कैसे जाएगा उसको, उसके बारे में बात की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन में एक प्रस्ताव पारित करना होगा। संसद के दोनों सदन में एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का मतलब वहां पे हम ये बोल सकते हैं उसको समावेदन कहते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार का भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार कर दिया है ना, सिद्ध भ्रष्टाचार व असमर्थता यानी काम करने में असफल है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में, लोकसभा का दोनों सदन होता है, संसद के दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तथा साथ ही वहां भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव का समर्थन करे। 2/3 का मतलब मैंने बता दिया था, 2/3 बहुमत, याद रखना है, ये 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद और राष्ट्रपति के पास प्रार्थना या समावेदन के रूप में समावेदन के रूप में भेजती है, तब वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकते हैं। फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिएगा, हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटा सकते हैं, क्योंकि सब पारित हो गया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया कि ये भ्रष्टाचारी कर रहा है, असमर्थता है, कदाचार के आधार पर। जब हटाया जाएगा, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि महाअभियोग प्रक्रिया बोलेंगे, इसको महाअभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी। हमने केग के टाइम पे पढ़े थे कि केग को भी इसी प्रक्रिया के आधार पर हटाया जाता है। राष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। समझ में आ गया? प्रक्रिया याद रखना है, 2/3 याद रख लो बस। पद विमुक्ति प्रस्ताव, जो पद विमुक्ति प्रस्ताव जाएगा उसमें 100 सदस्य लोकसभा के मामले में कम से कम 100 सदस्य होना चाहिए, या 50 सदस्य होना चाहिए राज्यसभा के मामले में, द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद उसको अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है, उसको दिया जाना चाहिए। उसको देंगे, ये लो, फिर वो देखेगा इधर ऐसा सही है, पूरा 100 हो गया, 50 हो गया, उसके बाद समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके अनुसार सही काम नहीं कर रहा है, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति हस्ताक्षर अगर कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, हम भारत के मुख्य न्यायाधीश डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए ये 2 फैक्ट पढ़ने से पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, 2-3 नोट याद रखिए। एक नोट तो ये याद रखिए कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। उनका नाम था क्या? हीरालाल H.J. कानिया का मतलब हीरालाल जे कानिया। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये डायरेक्ट वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उसके बाद आपको जानकारी के लिए मैं दूसरा नोट याद रखिए। उसके बाद जानकारी के लिए मैं बता दूं, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। न्यायाधीश थी। भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्य
भारत में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश थी। तो भारत में बनने वाली यानी भारत की पहली महिला न्यायाधीश पूछा जाएगा तो फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, है ना। ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, तमिलनाडु में राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ सूची तो लूसेंट में इनकी दी नहीं गई है कि कौन पहले बने कौन क्या बने। तो देखिए यहाँ से एक दो फैक्ट बन सकते हैं। तो सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ थे। ये 78 से लेके 85 तक, 78 से लेके 85 तक का मतलब हो गया यहाँ पे कम से कम 7 साल, यहाँ दिन भी लिखे हुए, तो कम से कम यानी सबसे लंबे समय 7 साल तक के ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका कार्यकाल जो सबसे लंबा है, तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश का नाम है यशवंत विष्णु चंद्र चूड़। ये 78 से 85 तक के रहे थे। उसके बाद देखिए सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। ये 91 से लेकर 91 तक ही थे। इसका मतलब मात्र 17 दिन ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैंने बता दिया पहले कौन थे, पहली महिला कौन थी, और ये इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कि सबसे लंबे समय तक कौन थे और सबसे छोटे समय तक कौन थे। तो ये आपको याद रखने की बनती है दोस्तों, है ना। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जिसे PIL कहा जाता है लाया गया। उस समय भारत के न्यायमूर्ति PN भगवती थे। उस टाइम पे भारत में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो PN भगवती थे। PN भगवती जी को लोकहितवाद का जनक भी कहा जाता है। लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। लोकहित मुकदमा को बोला जाता है हिंदी में जनहित याचिका। ऐसी याचिका जो जनहित के लिए काम करती है, जनहित के लिए लाई गई है, लोगों के कल्याण के लिए लाई गई है, जो जन को सबको फायदा होना चाहिए, इस प्रकार का जनहित याचिका। तो पहले क्या होता था, कोर्ट में क्या कोई भी याचिका लगा सकते थे। तो देखो जनहित याचिका जब आई भारत में तो कोई भी चीज के लिए आप जनहित याचिका कोर्ट में लगाया जा सकता था। तो उससे क्या हुआ, लोग जम के लगाने लगे, बहुत ज्यादा लोकहितवादी जनहित याचिका लगाने लगे। इसलिए फिर बाद में ऐसा कर दिया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही लगाया जा सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही लगाया जा सकता है। जनता की भलाई के लिए होता है जनहित याचिका, जनता की भलाई के लिए। और बाद में यह भी प्रावधान किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग हर कोई भी चीजों के लिए लगाना चालू कर दिए थे कि जो जनहित याचिका लगाएगा उसे 1 लाख रुपए वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए उसे सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ेगा। और देने के बाद यदि उसका जनहित याचिका लगाया है वो सिद्ध हो जाता है तो 1 लाख रुपए उसको वापस कर दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए उसको वापस कर दिए जाएंगे। और सिद्ध नहीं होता तो फिर नहीं लगा पाएंगे, ये 1 लाख रुपए वापस नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ जनहित याचिका वो चीज में लगती है जो बिल्कुल जनता के भलाई के लिए। आपने जॉली LLB मूवी देखा होगा, जॉली LLB में उसी से रिलेटेड बातें बताई गई हैं उसमें, जनहित याचिका से रिलेटेड। तो PIL पब्लिक, नाम से पता चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका, यानी जनता की भलाई के लिए है ये, जनता की भलाई के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बताऊं यहाँ पे, तो जनहित याचिका जनता के लिए कि जनता को कोई परेशानी हो रही है या कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे जनता को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए आप याचिका लगा सकते हो। जनता के लिए कोई भी व्यक्ति याचिका लगा सकता है और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जनहित वाचिका के जनक या जनहित वाचिका के जनक या जनहित वाचिका भारत में किसने लाया था, तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने लाया था। तो अगर आपको यह कहना चाहेंगे कि कोई पूछा कभी कि जनहित याचिका या लोकहितवाद मुकदमा क्या है, तो भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है।
सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। यह सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष या स्वयं अदालत में जाए। तो समझ में आ गया होगा आपको, जनहित याचिका कभी पूछा जाएगा तो अब आप इसको बना लेना है। किसने शुरू किया था, किसके कार्यकाल में लाया था, यानी कौन उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश थे, सभी ये क्वेश्चन पूछे जाते। तो यहां से याद रखना, जनहित याचिका पब्लिक है ना, यानी जनहित याचिका जनता की भलाई के लिए सार्वजनिक हितों की रक्षा हेतु यह मुकदमा लाया गया था, जो कोई भी लगा सकता है। तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन बनेंगे तो बन जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायालय या किसी के इसमें वकालत नहीं कर सकते, ये बात कही गई है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। तो हम न्यायपालिका डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स। इसके बाद वाले लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डिस्कस करेंगे। वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा, है ना। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी बता सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, फिर आप उसको देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार डिस्कस करने वाले हैं। अधिकारिकता अथवा शक्तियां, क्या क्या उसको अधिकार दिए गए हैं, अधिकारिकता और शक्तियां को हम सर्वोच्च न्यायालय की डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसके क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार सीमा यानी उसकी हद क्या क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रारंभिक अधिकार। तो उसको प्रारंभ में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के यह निम्न मामलों में प्राप्त है। किन किन मामलों में, निम्न मामलों में प्राप्त है, जो मामले यहां दिए हुए हैं। तो देखिए, भारत सरकार, भारत संघ अथवा भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। दूसरा है भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्य और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। एक राज्य या एक से अनेक राज्यों के बीच विवाद। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिसमें उसे वैधानिक अधिकार प्रदान निहित है। वैधानिक अधिकार प्रदान निहित है यानी विधान संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। वैसे केस जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहां समझ में आ गया इसको क्या क्या क्षेत्राधिकार है। तो यहां पे लिख रखे हैं, समझना है, बहुत आसान है। भारत संघ, भारत सरकार अथवा एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद। भारत संघ कोई एक राज्य और अनेक राज्य के बीच विवाद। तो ये समझ गए आप। दूसरा बात करेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद के निर्णय के लिए स्वीकार करेगा, उसी विवाद के निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो, जिसमें किसी तथ्य हो या विधि का प्रश्न शामिल हो। विधि का मतलब आप समझ गए, कानून का प्रश्न शामिल हो। दूसरा बात करेंगे हम अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार से क्या समझ में आया आपको। अपीली क्षेत्राधिकार, हम अपील करते हैं ना कोई भी चीज के लिए, अपील। तो अपीली क्षेत्राधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय का मतलब वहां आप अपील कर सकते हैं। अपीली न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अपील सुनने का अधिकार है यदि कोई अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसके अंतर्गत तीन प्रकार के, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी तो फौजदारी है ना। तो ये देखिए, संवैधानिक प्रावधान वाले दीवानी न्यायालय को सत्र न्यायालय भी कहते हैं, और उसके अलावा फौजदारी के अंतर्गत जो भी केस आते हैं वो सब अपील आप यहां कर सकते हैं।
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकती है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय में परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय के परामर्श देखो मांग सकती है, फिर न्यायालय ने परामर्श दिया और देने के बाद राष्ट्रपति के ऊपर है उसके विवेक पर निर्भर रहना है अथवा नहीं रहना। समझ में आ गया। पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। पुनर्विचार संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके। स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार कर सके। यदि उचित समझे तो उसे आवश्यक परिवर्तन कर सके। यदि उसको लगे उचित समझे तो वह आवश्यक परिवर्तन कर सके। तो ये पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अभिलेख न्यायालय। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 129 कहना चाह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है अनुच्छेद 149। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णय के विरुद्ध यानी निर्णय के रिकॉर्ड अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इस विषय को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है ना। तो ये बताया गया यहाँ पे अभिलेख का मतलब ही होता है जानकारी, लिखी हुई जानकारी, है ना। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं देखिए मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। जो मौलिक अधिकार नागरिकों के जो अधिकार है उनका रक्षक है। अनुच्छेद 32 हमने पढ़े। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के विशेष रूप में उत्तरदायी ठहराता है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हमने पढ़े थे 5 कौन सी है वो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख और उत्प्रेरण से लेख जारी करता है। इसके बारे में हमने डीपली पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। हमने वीडियो बना चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप डीपली देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या क्षेत्राधिकार दिए हुए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या था हमने पढ़े। उसके बाद पढ़े हमने अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या था, है ना। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार भी कर सकता है वो, अभिलेख न्यायालय और मौलिक अधिकारों का रक्षक। उसके बाद एक नोट लिखा हुआ है तो उसको देखते। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया बयान। जो सर्वोच्च न्यायालय बयान देता है या जो स्पष्टीकरण करके जो रिकॉर्ड देता है या जो चीज बताता है, स्पष्टीकरण करने से संबंधित मामले, स्पष्टीकरण कोई विवाद के मामले जो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है तो स्पष्टीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 145 के 3 में। अनुच्छेद 145 के 3 में कहा गया है कि कम से कम 5 जज होना चाहिए किसी इंटरप्रिटेशन स्पष्टीकरण करना है कोई विवाद को। तो समझ में आया दोस्तों। तो इस लेक्चर में हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार डिस्कस किए। ये वीडियो को देख के सिर्फ समझना है कि क्या कहना चाह रहा है ना। तो आप समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली, परामर्श, नाम से ही पता चल जाएगा कहीं में तो आप उसको उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने न्यायपालिका को डिस्कस किए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम उच्च न्यायालय डिस्कस करने वाले हैं। उच्च न्यायालय को डिस्कस करने वाले हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।